शुगर इंडस्ट्री में काफ़ी हलचल है। हालांकि शुगर इंडस्ट्री के बियॉन्ड भी काफ़ी कुछ हो रहा है, जिस तरह के बायो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और तमाम तरह के मुद्दों के बीच में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेयर कमोडिटीज़ के एमडी हैं राहिल शेख है। राहिल भाई बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर क्या चल रहा है इंडस्ट्री में? सर सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आपने बिज़नेस 24 ज्वाइन किया है और हमारी तरफ से शुभकामनाएं कि आप इसमें काफ़ी बेहतर करें। शुगर इंडस्ट्री सर अभी तो ये है कि फ़िलहाल एक्सपोर्ट बैन लग चुका है, तो वहाँ से एक शॉक से बाहर निकल रहे हैं। अचानक क्या हुआ सरकार को जो बैन लगा दी? अब ये तो सरकार ही बता पाएगी कि अचानक क्या हुआ। लग रहा है कि आने वाले सीज़न के लिए या डाइवर्जन आगे ज़्यादा हो सकता है। नहीं, आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये साल का एल नीनो का जो फॉर्मेट है उसकी वजह से शायद ये एक प्रिकॉशनरी मूव होगा। बट आई थिंक भारत सरकार ने संकेत तो मार्च से ही दे दिया था कि वो एक्सपोर्ट में रुचि नहीं रखती है। तो अगर आप मार्च के महीने में देखें तो एक 2,27,000 टन का कोटा स्वैप था जो विथहोल्ड हो गया था, जो 7 दिन में उसकी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है, वो भारत सरकार ने होल्ड कर दी थी। तो एक संकेत तो उन्होंने पहले दे दिया था। तो मुझे लगता है ये अगर ये कहना गलत होगा कि सरकार ने मोहलत नहीं दी थी। तो मिलों को कोई दिक्कत तो नहीं? एक्सपोर्टर्स को दिक्कत तो काफ़ी आई है, क्योंकि जो माल पोर्ट पे अटक गया है, जो माल रास्ते में है, अब उसको फिर डोमेस्टिक में बेचना है, क्योंकि डोमेस्टिक में बेचने के लिए डोमेस्टिक कोटा की ज़रूरत पड़ती है। तो डोमेस्टिक कोटा नहीं होने की वजह से एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट का उल्लंघन हो जाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी रेगुलेटरी चैलेंज है। जो कंप्लायंस आज तो हम कंप्लीट कर लेंगे, बट उसकी जो नोटिस है वो शायद 12 महीने बाद आए, 24 महीने बाद आए। सो वो एक चीज़ है जो दिक्कत दे रही है। प्लस फ्रेट्स नहीं अवेलेबल है। तो जो माल पोर्ट पे अटक गया है फिर उसे वापस लाके बेचना है, तो काफ़ी कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। कॉस्ट मॉनेटरी तो एक अलग चीज़ हो गई, और एक जो हमारा लॉस ऑफ फेस वैल्यू है वर्ल्ड मार्केट के लिए, जो हम अपना ब्रांड बनाते हैं कि हमारे इंडियन शुगर का हम ब्रांड बना रहे हैं, अचानक ये जो होता है तो उससे हमारी फेस वैल्यू जो है वो लॉन्ग टर्म के तो हमने उसको तहस नहस ही कर रखा है। खास करके सारी कमोडिटीज़ में सारी में होगी। मैं तो शक्कर के बाबत से बात कर रहा हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि शक्कर में तो आज अगर मुझे शुगर किसी वर्ल्ड मार्केट में बेचना है तो बहुत चैलेंजेस है उसके लिए। अभी हम 2 साल बाद फिर आएंगे, फिर ब्रांडिंग करेंगे, फिर वो ये वापस यही माहौल चलता रहेगा। डोमेस्टिक मार्केट में प्राइसिंग आपको लग रहा है कि ठीक है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, चैलेंजिंग प्राइसेस अभी भी है? आई थिंक अभी भी अगर आप देखें तो इंडस्ट्री कह रही है मिनिमम सपोर्ट प्राइस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे लाई है, जिसका मांग नहीं करते हुए मुझे ख्याल से रेथोरिक 2 साल हो गया हमारे को, और उसका मांग है कि हमको 41 रुपीज़ 99 पैसे मिले, और आज डोमेस्टिक मार्केट जो है वो 37 और 38 रुपये के बीच में है। तो आई थिंक आज भी अगर आप 8 साल से एंकरिंग कर रहे हो तो यही दाम सुन रहे होंगे। मुझे नहीं लगता है कभी भी ये शुगर के प्राइसेस रन ओवर हुए। हो सकता है ये अक्टूबर नवंबर थोड़ा चैलेंज रहे प्राइसेस में, बट अदरवाइज़ हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है मैनेज करने। ओके, कंजम्पशन तो लगातार स्टेबल ही है या थोड़े कम ही हो रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कंजम्पशन में? सर कंजम्पशन में हमारा व्यू ये है कि जो भारत सरकार कोटा दे रही है उससे डोमेस्टिक ट्रेड ज़्यादा ही माल बिक रहा है। द रीज़न इसके डिमांड साइड है, ऐसे नहीं है कि नहीं है। पाइपलाइन स्टॉक जो है वो काफ़ी ड्राई है, और पाइपलाइन स्टॉक अगर भरता है तो आपको डिस्पैचेस जो है अराउंड 28.7 के करीब दिखाई देंगे, और अगर नहीं वापस से पाइपलाइन नहीं भरता है तो 28.3। तो लास्ट ईयर के मुकाबले 1,00,000-2 लाख टन कंजम्पशन बढ़ा ही कम नहीं। ओके, प्राइसेस को लेकर, ग्लोबल प्राइसेस को लेकर आपका आउटलुक क्या है? क्या हो रहा है सर वहाँ पे? सर देखिए, एज फार एज इंडिया इज़ कंसर्न, हम तो मॉल में फुटफॉल कस्टमर है जो विंडो शॉपिंग पे जाते हैं, देख के वापस आ रहे हैं। वर्ल्ड प्राइसेस इज़ डिटरमाइंड बाय ब्राज़ील। तो ब्राज़ील में ये है कि ये साल 640 मिलियन टन गन्ना है, जिससे वो 84 मिलियन टन सुक्रोज़ बनाएंगे। 84 मिलियन टन सुक्रोज़ का मतलब है भारत 30 मिलियन सुक्रोज़ बनाता है, तो 2.5 टाइम्स मोर है। उसमें से 55% वो एथनॉल में इस्तेमाल करेंगे, 45% शक्कर में इस्तेमाल। तो जितना लास्ट ईयर बनाया था उतना बनेगा या उससे थोड़ा ज़्यादा बनेगा। तो अगर आप देखेंगे तो ब्राज़ील में आज वर्ल्ड मार्केट जो है वो अराउंड 13.7 के रेंज पर है, विच इज़ टेक्निकली अराउंड $300 ऑन एन FOB बेसिस। तो काफ़ी डिप्रेस्ड है वहाँ पे प्राइसेस। वहाँ पे कंजम्पशन को लेके एक मसला चल रहा है कि वेदर ग्लोबली वहाँ पे कंजम्पशन कम है बिकॉज ऑफ वेस्ट एशिया क्राइसिस, स्पेशली फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ डॉलर्स। आप देखिए श्रीलंका जो एक कंज्यूमिंग कंट्री है उसका एक्सचेंज रेट 295 से 335 पहुंच गया, डॉलर की अवेलेबिलिटीज़ नहीं है, तो वहाँ पे महंगाई बढ़ रही। तो वहाँ के वो एक तबका है, तो वो मानता है कि शुगर प्राइसेस थोड़े डिप्रेस रहेंगे वर्ल्ड मार्केट में, बट नॉट फॉर लॉन्ग बिकॉज
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ अराउंड 15 सेंट्स। ओके, एक अहम सवाल, इस साल के नए सीज़न को लेकर क्या लग रहा है? क्या इस बार गन्ने के प्रोडक्शन को लेकर आप लोगों का अनुमान क्या है? किसानों का रुझान क्या है? इस बार कैसा रह सकता है? क्योंकि हालांकि बहुत एडवांस एस्टिमेट्स होंगे, लेकिन ट्रेड बॉडी तो वो भी देखना चाहती है, ट्रेडर्स वो भी देखना चाहते हैं। तकरीबन 2 साल से हम गलत है बाय अबाउट 20%। ओके, और फरवरी तक के जब क्रशिंग चल रहा होता है तब तक हम गलत है। तो अभी तो एस्टीमेट भी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा इसे गेस्टीमेट कहते हैं। तो व्हाट वी अंडरस्टैंड इज़ के अराउंड 5.5 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन जो है वो गन्ने में लगी है, और लास्ट ईयर ये अराउंड 5.6 के करीब थी। कुछ कमती है प्रोडक्शन में, पूरा डिपेंडेंट मानसून के ऊपर है। आई थिंक कर्नाटका में थोड़ी बारिश हुई है तो वहाँ पे स्टेबल रहेगा। यूपी में थोड़ा सा रुझान टॉप बोरर का आया था, बट अभी बारिश आई है तो वो अंडर कंट्रोल आया है। अभी यह देखना है कि जो बारिश गिरती है और फर्टिलाइज़र की अवेलेबिलिटी क्या है। ये दो अगर मुद्दे सॉर्ट हो जाते तो हमने जितना लास्ट ईयर बनाया था उतना हमने बनाना चाहिए, क्योंकि ज़मीन उतनी ही है, उत्पादन में थोड़ी बहुत कम है। बट अगर एल नीनियो हिट करता है और बारिश नहीं गिरती 15 जुलाई तक, जो इसका ग्रैंड ग्रोथ पीरियड है, तो फिर हम दिक्कत में आ सकते हैं। ओके सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इंडस्ट्री अब जैसे आप मिल चलाते हैं, शुगर मिल चलाते हैं, ये तो 4-5 महीने की बात हो गई, उसके बाद तो आपका यूटिलाइजेशन नहीं रहता है। कैसे इसको ऑप्टिमाइज़ किया जाए, कैसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन इसका बढ़ाया जाए, कैपेसिटी कैसे, और क्या क्या कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बायो प्रोडक्ट्स हैं जिसकी आजकल चर्चा होती है, क्या वो आपके लिए एक फेवरेबल और बेहतर ऑप्शन हो सकती है? सर, हमारे एक मित्र है विजय सरदाना साहब, वो आज हमने कॉन्फ्रेंस में घूम रहे थे तो मैंने उनसे कहा मैंने पहली बार आपको बाहर देखा, अंदर नहीं देखा। तो उन्होंने कहा मैं इनोवेशन ढूंढ रहा हूँ। ये 10 साल हो गया है कि हमने कोई इनोवेशन देखा नहीं। तो जो आपका सवाल है बिल्कुल वैलिड है कि अभी हमारी क्रशिंग पीरियड जो 125 दिन की होती थी महाराष्ट्र में, वो तो श्रंक होकर 90 से 100 दिन हो गई। तो जब 5 महीने का क्रॉप था वो अभी 3-4 महीने का हो गया है। इसको ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए अभी तो एथेनॉल फैसिलिटीज़ है जो आप एथेनॉल बना के दे सकते हो, बट अगेन एथेनॉल भी शुगर वालों के लिए 5 महीने का क्रॉप है, क्योंकि शुगर केन क्रश करते हुए ही आप बना सकते हो। आई थिंक बहुत सोचना पड़ेगा इस बारे में, बट आई थिंक वेरी लिटिल वी कैन डू। अब जैसे बहुत कैपेक्स वाले काम हैं जो आप प्लास्टिक वाले प्रोडक्ट्स के बारे में, PLA के बारे में सोच सकते हो वगैरह, बट आई थिंक आज की तारीख पे तो यह है कि शुगर केन पे हम ग्रोथ की तरफ ध्यान दें, बिकॉज शक्कर जो है वो खेत में बनती है, मिल पे नहीं बनती। तो अगर शुगर केन पे हम फोकस करें कि इसका कल्टीवेशन जो है वो 600-650 मिलियन जाए, कि हमारे 125-140 दिन की क्रशिंग हो, और फिर हम एथेनॉल में भी कन्वर्ट करें और एक्सपोर्ट भी कर सकें, तो वो फोकस जो है वो नहीं हो रहा है। आज 6-7 साल से शुगर केन जो है वो बड़ा स्टेबल रहा है और उसमें कोई ग्रेट स्टोरी दिखाई नहीं। देखते हैं अब जिस तरह के इनोवेशंस हो रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो हो सकता है कि इंडस्ट्री के लिए कुछ नए रास्ते खुल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे राहिल भाई, आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच।